बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां महामाया मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, मां महामाया मंदिर के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए मां से आशीर्वाद भी लिया। पूजन अर्चना के बाद मुख्यमंत्री रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में गए, जहां पर ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दुर्ग जिले के कुथरेल गांव में दशहरा एक अनोखा और प्रसिद्ध पर्व है, क्योंकि यहां पर गांव जो है रावण के पुतले बनाने की कला के लिए जाना जाता है। अब इससे उन्हें लाखों की आय भी होती है। गांव के साहू परिवार ने ये कला 50 साल पहले शुरू कर दी थी और आज ये पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध और 10 से भी ज़्यादा जिलों में रावण के पुतले भेजे जाते हैं यहाँ से ही। गांव के डॉक्टर जितेंद्र साहू ने यह भी बताया कि उनके पिता से विरासत में उन्हें ये मिली जो कला है निरंतर जारी रखते हुए वो पुतला निर्माण का काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक सर्वाधिक 70 फीट तक के पुतले अभी तक बनाए हैं। कई दिनों तक की मेहनत इसमें लगती है और इन पुतलों को दशहरों के दिन अपने ही सामने पल भर में आग में जलकर खाक होता देखकर तकलीफ भी होती है। बाकी से परिचय तो मेरा नाम कृष्ण राम साहू है, कुथरेल का रहने वाला हूँ। ये काम में करीब 50 साल हो चुका है। मेरे गुरु है जो उस ज़माने से कर रहा हूँ। इसका पिताजी था मेरे गुरु, उस ज़माने से कर रहा हूँ। और बाकी समय में खाली ये तो सीजन का समय है तो ये समय यहाँ करता हूँ। बाकी समय में किसानी है, मजदूरी है, कुछ भी कहीं भी जाके काम कर लेता हूँ। इस काम में तो हमको 12-15 साल हो गए हैं लगभग। भैया जब से बना रहे हैं उनके पापा के जाने के बाद से। मेरा मुख्य काम रहता है कपड़ों की सिलाई करना और कटिंग करना और स्ट्रक्चर जो बनता है ना जो बॉडी का, वो काम मेरा मुख्य रहता है। तो बाकी समय में काम बदलता रहता है। बीच में प्लांट में था, ऑपरेटर था यहाँ पे BHP में। उसके बाद अभी खाली हूँ तो ये काम कर रहा हूँ। रावण सीजन में करता ही हूँ हर साल। बाद में मैं शुरुआत किया हूँ। हालांकि काम उन्हीं के साथ में मैं करता था, बचपन से जाता था साथ में, तभी सीखा हूँ। उसके जाने के बाद में फिर मैं कर रहा हूँ अभी। और इसमें खास विशेषता यह है कि पहले वो कागज़ से बनाते थे, कलर पेपर चढ़ाते थे, बारिश में भीग जाता था और नीचे गिर जाता था। मैं उसको चेंज कर दिया हूँ। एक्चुअल में पहले बोरी लगाता हूँ। पहले तो बांस से पहले ढांचा बनाते हैं, उसके बाद में फिर बोरी का कवर लगाते हैं, उसके बाद फिर कपड़ा लगाते हैं। तो ये बारिश में भीग भी जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी पर्व को लेकर शहर से गांव तक होने वाले आयोजनों को लेकर ही अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश भर में जहां पर दशहरा पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश जिले की विदिशा में एक ऐसा भी गांव है जहां पर रोज रावण की पूजा होती है। जब अन्य जगहों पर रावण का दहन किया जाता है, वहां इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते। इसके पीछे की कहानी बेहद अद्भुत और दिलचस्प है, देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा गांव जहां रावण की पूजा की जाती है। नरेटर तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती है। रावण को यहां रावण बाबा कहा जाता है। दरअसल इस गांव में परमार काल का एक मंदिर है, जिसमें रावण की लेटी हुई अवस्था में वर्षों पुरानी विशाल पाषाण प्रतिमा स्थापित है। इस गाँव में प्रथम देवता के रूप में रावण बाबा को पूजा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। और तो और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गांव के लोग मंदिर में रावण की पूजा अर्चना करते हैं। गांव में किसी की शादी हो तो पहला निमंत्रण रावण बाबा को दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल भर कर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर जय रावण बाबा या जय लंकेश जरूर लिखवाते हैं।
इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां और मान्यताएं भी हैं। किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है, तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है, इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले कि एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उनने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके, और भाई तू मतलब तेरे शांत हो जाओ करे वो गड़बड़। तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना कर उसको मूर्ति दी, वो उसने लाके यहाँ रख ली। और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और विशेष प्रभावशाली है। यहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं और पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। वेद जग ये है कि यहाँ भस्मासुर दानव स्थान सुरंग है उनकी, और यहाँ से देवपुर स्थान तक उनकी सुरंग है। और यहाँ पूजन पाठ कर भी वहाँ शंकर जी के दर्शन करने जाते थे गुफा से। देवनारायण स्थान सुरंग के आजू बाजू, सुरंग से 11 किलोमीटर आ गए। रावण गांव में रावण बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा की ओर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बुद्ध देव की पहाड़ी है। गांव में प्रचलित है कि इस पहाड़ी पर प्राचीन काल में बुद्ध नामक एक राक्षस रहा करता था, जो रावण बाबा से युद्ध करने की खासी इच्छा रखता था। और वह जब लंका पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर उसका क्रोध शांत हो जाता है। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्ध राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं हर बार आपसे युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम वहाँ मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। इस रावण मंदिर के पास एक तालाब स्थित है। बताया जाता है कि तालाब में रावण की तलवार अब भी मौजूद है। हमारे जो है रावण बाबा महाराज जहाँ पर विराजमान है, तहसील जो है नटेरन, जिला विदिशा, ग्राम रावण। जहाँ पर जो रावण बाबा महाराज की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है। और हमारे सभी कार्य गांव वाले के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। जैसे कि शादी है, मान है, शुभ कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है। शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है। लोग वहाँ खाने भी ले जाते हैं और जो है सिर में भी डालते हैं। विजयदशमी पर्व पर देश भर में जहां रावण दहन होता है, तो वहीं इस गांव के लोग रावण दहन का आयोजन देखने तक नहीं जाते, ना ही बुराई सुन सकते, क्योंकि इस गांव के कुल देवता, ग्राम देवता, प्रथम देवता ही रावण बाबा है। शायद यही वजह है कि यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से अलग होते हुए भी एक अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश देती है कि अच्छाई और बुराई का निर्णय अक्सर नजरिए से होता है। एशियन न्यूज के लिए विदिशा से दीपक नामदेव की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में युक्तियुक्तकरण के बाद भी शिक्षक जो है नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे। इससे स्कूल्स में शिक्षकों की कमी हो रही है और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अब इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग शिक्षकों पर कार्रवाई भी कर सकता है। इसमें उनके वेतन रोकने जैसे कई ऐसे जो नियम है वो शामिल है, लेकिन क्या कुछ इसमें हो सकता है, रिपोर्ट देख लीजिए। जून माह में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया था ताकि अतिरिक्त शिक्षकों को जरूरतमंद ग्रामीण और पिछड़े स्कूलों में भेजा जा सके। इस प्रक्रिया के तहत शहर और आसपास के उन स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षकों को हटाया गया जहां संख्या ज्यादा थी और उन्हें उन विद्यालयों में भेजा गया जो या तो एकल शिक्षक पर निर्भर थे या पूरी तरह शिक्षक विहीन थे। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 52 अतिशेष शिक्षकों ने नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण किया ही नहीं। इसमें से कई शिक्षक अपने पुराने पदस्थापन स्थल पर ही बने हुए हैं और नए स्कूलों में ज्वाइनिंग देने से बच रहे हैं। नतीजतन कई ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। इधर जिले के स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। ग्रामीण अंचलों के छात्रों और अभिभावकों ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज के डेट में जो ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वहाँ तो टीचर्स प्रॉपरली ज्वाइनिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। सिलेक्शन हो रहा है लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही आग्रह है कि वो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें और एजुकेशन सिस्टम को संभालने की कोशिश करें, नहीं तो हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो यही डिपार्टमेंट से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्कूल हैं उस पे कृपया करके ध्यान दें। डीपीआई ने इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इधर डीईओ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी शिक्षक समय पर नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन पर निलंबन की कार्रवाई तय है। ये ठीक है, आप बोल रहे हैं। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, लगभग अपने पास 52 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं। आने वाले समय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शासन से भी लेटर आ चुका है कि जो कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और निश्चित है उनके निर्देशों का पालन जिला में किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग की सख्ती का असर कितना जल्दी होता है और क्या 52 शिक्षक तत्काल नए स्कूलों में कार्यभार संभालेंगे या फिर उन पर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एशियन न्यूज के लिए बिलासपुर से प्रकाश राव की रिपोर्ट। और निगम एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है। निगम अध्यक्ष यहां पर देवेश पांडे की कार्यशैली को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की है। आरोप यह है कि अध्यक्ष अपने चहेते पार्षदों को ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर कार्यों का बंटवारा कर रहे हैं। हम लोग के वार्ड में ये समस्या बहुत आ रही है क्योंकि अध्यक्ष जी की कार्यशैली हम लोग को पसंद नहीं आ रही है। कोई भी काम जब हम लोग MIC से लेकर के परिसर के जाते हैं तो उसको पीछे पे ढकेल के MIC में दे देते हैं। तो हम लोग कितनी बार निर्णय लें, हम लोग का कार्य नहीं हो पा रहा है। हम पार्षदों का काम नगर निगम में नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम सब पार्षद जो 22 पार्षद यहाँ मौजूद हैं इनमें कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना पैदा हो चुकी थी। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब को ये अविश्वास प्रस्ताव का निवेदन किया है, इसको आगे कार्रवाई की जाए, बढ़ाई जाए।
बात हरदोई की करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई संडीला कोतवाली क्षेत्र में सराय मारूफपुर से 2 साल पहले हुई महिला के अपहरण और हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतका का कंकाल बरामद करके 2 आरोपियों को भी धर दबोचा, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते बताया कि 20,000 रुपये का पुरस्कार भी यहाँ दिया जाएगा जो अधिकारी हैं जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है। वर्ष 2023 में थाना संडीला अंतर्गत सराय महरूबपुर एक गांव पड़ता है, जहां के रहने वाले गंगाराम जी ने एक थाने पर दर्ज दी थी कि उनकी पुत्र वधू सब्जी लेने के लिए बाहर गई और वापस नहीं लौटी। इस मामले में तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं उक्त की बरामदगी हो सीओ संडीला के नेतृत्व में कई टीमों गठन किया गया था और इसमें कई जानकारी और साथ जुटाए गए, जिसमें समीदुल आयोग के नाम प्रकाश में आए। इनको हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने गंगाराम जी की पुत्र वधू को मारकर एक कुएं में छुपा दिया है। उसके बाद इनको वहां पर मौके पर ले जाया गया और इनकी निशानदेही पर मृतक के कंकाल, क्लिप, चप्पल एवं साड़ी बरामद हुई है। एक और खबर उत्तर प्रदेश के संभल से देंगे आपको, जहां पर देर रात पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोकशी के आरोप लगे हैं। इसमें फरार शख्स चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम ये शख्स पे रखा गया था। अरशद कुरैशी इसका नाम है, उर्फ कालिया भी इसको कहते हैं। पुलिस ने पैर में बताया जा रहा है कि क्योंकि मुठभेड़ हुई तो पैर में गोली मारी, इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, इलाज जारी है। संभल पुलिस त्योहारों के मद्देनजर साई अलर्ट पर रहते हुए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज तकरीबन 9 बजे के करीब एचोड़ा पुलिस जो वो वाहन चेकिंग कर रही थी, जो सैदनंगली से एचोड़ा के लिए जो मार्ग जाता है उसी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी सैदनंगली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ।